अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर शफीक सलीमी और आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम एग्जामिनेशन इन पीडियाट्रिक्स। अच्छा, रेस्पिरेटरी सिस्टम को शुरू करने से पहले हर सिस्टम की एक चीज़ होती है, दैट इज़ कि उसके सिस्टम वाइज कुछ चीज़ें होती हैं। उसमें हम लोग हमेशा 4 स्टेप्स पढ़ते हैं, ठीक है। 4 स्टेप में हमारा सबसे पहला स्टेप होता है इंस्पेक्शन, सेकेंड स्टेप होता है पल्पेशन, थर्ड स्टेप होता है परकशन और फोर्थ स्टेप होता है स्टेप लगा के सुनना, दैट इज़ ऑस्कल्टेशन। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, हमारे 4 स्टेप होते हैं। पहला होता है देखना, इंस्पेक्शन। नंबर 2 होता है देखकर हाथ लगाना, दैट इज़ पाल्पेशन। तीसरा होता है हाथ तो लगा लिया, अब परकस करके देखना है, ठीक है, परकशन। चौथा होता है अब परकस करके भी देख ले तो अब है ऑस्कल्टेशन। अब हम लोग जैसा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर जब हम लोग आ जाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंस्पेक्शन पर आ जाते हैं, तो इंस्पेक्शन में हम लोगों ने देखनी है। अब देखनी क्या क्या चीज़ें, देखनी 2 चीज़ें हैं। एक तो उसको एक्सपोज करना है सारा, उसकी चेस्ट को देखना है, ठीक है। और दूसरा क्या देखना है, दूसरा रेलेवेंट देखने हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ रेलेवेंट है, ठीक है। अब काफ़ी बच्चे जो हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम देखें या रेलेवेंट देखें। तो ये है कि आप शुरू कर लें, हाथ से शुरू कर लें। हाथ के अंदर जो जो साइन होंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, देखना ही है ना बस आपने। तो फर्स्ट स्टेप इज़ इंस्पेक्शन। तो पेरिफेरल सिस्टम एंड रेलेवेंट में आपके पास क्या चीज़ें आ जाएंगी, आपके पास जो है वो आपके पाम, आपकी फिंगर नेल्स, आपकी पाम और आपकी जो है ना पाम आ जाएगी, फिंगर नेल्स आ जाएंगे। उसके अलावा आपकी टंग के नीचे आपने देखना है साइनोसिस सुनिए, क्लबिंग सुनिए। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा जी, ये देख लें जी। पेरिफेरल एग्जामिनेशन में हम लोगों ने फिंगर नेल एग्जामिन करने फॉर क्लबिंग। कलर ऑफ हैंड पिंक है, ब्लू है या फिर जो है वो पेल है। सेंट्रल साइनोसिस देखनी है जो टंग के अंदर देखी जा सकती है और सैचुरेशन भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि अगर वेंट पे है बच्चा तो वो देख लें, या अगर नेबुलाइज़र लगा हुआ है उसको, या म्यूकस क्लियरिंग एड वगैरह को लगा हुआ है तो वो देख लें। तो बेसिकली ये आपके हेड में सारी, आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। और आपने जो है वो एग्ज़ामिन करना है, ठीक है। लाइक ये आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए कि मैंने क्या क्या देखना है। बिकॉज जब आप इंस्पेक्शन कर लोगे, इंस्पेक्शन का जब आपसे एग्जामिनर पूछेगा तो फिर आप उसको इस तरह एग्जामिन करोगे कि आई हैव एग्जामिन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। First I look for the peripheral examination. In the peripheral examination there is no clubbing of the hand present. Color of hand was pink. There is no central cyanosis present in the tongue. The oxygen saturation is 99% at room air and there is no respiratory support or aid is attached to the patient. Next step is, जैसे अब इस बच्चे को मैं देख रही हूँ, इस बच्चे को बेसिकली मैं इसके नाखूनों में क्या देख रही हूँ, इसके नाखूनों में मैं देख रही हूँ, इसके नाखूनों में मैं क्या देखने की कोशिश कर रही हूँ, आई एम लुकिंग फॉर द क्लबिंग, ठीक है। यू हैव टू लुक फॉर द क्लबिंग। अब क्लबिंग के ग्रेड्स होते हैं, डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं, बट यू हैव टू रिकग्नाइज द क्लबिंग, यानी क्लबिंग क्या है। अब अगली पिक्चर में ये देखें, राउंडेड नेल्स हो जाते हैं क्लबिंग में, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक पेशेंट उन्होंने वाइवा में ऐसा रख दिया जिसकी क्लबिंग प्रेजेंट है, ऐसा बच्चा रख दिया जिसकी क्लबिंग प्रेजेंट है, एंड नाउ आपने बता दिया भाई क्लबिंग तो प्रेजेंट है। आगे से आपके साथ आगे से आपसे जो वाइवा क्वेश्चन होंगे दैट विल बी द कि क्लबिंग कौन कौन सी डिजीज़ में प्रेजेंट है, ठीक है। देन यू हैव टू आंसर कि क्लबिंग जो है वो हमारे पास क्रोनिक सुपरेटिव लंग डिजीज़ में प्रेजेंट होती है, क्रोनिक डिजीज़ में प्रेजेंट होती है जिसमें ऑक्सीजन की सैचुरेशन पूरी नहीं हो पाती। उसमें कौन कौन सी डिजीज़ आ जाती हैं, उसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस आ जाती है। तो इसमें हम लोगों ने देख लेना है कि किस किस डिज़ीज़ में हमारे पास जो है वो क्लबिंग होती है। तो उसमें हमारे पास आ जाता है सिस्टिक फाइब्रोसिस, आ जाता है साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ आ जाती हैं, जिसमें सारे VSD ASD टॉफ, ठीक है। उसके बाद लिवर में सिरोसिस आ जाती है और इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ आ जाती हैं, जिसमें डिफरेंट बाउल डिजीज़ हमारे पास आ जाती हैं, क्रोन या अल्सरेटिव कोलाइटिस, ठीक है। तो ये क्लबिंग से हमें पता चल जाता है। तो जितनी भी क्रोनिक सुपरेटिव लंग डिजीज़ हैं, COPDs इन एडल्ट्स एंड लाइक सिस्टिक फाइब्रोसिस इन द चिल्ड्रन, इन सब में, और साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ में, ठीक है। हम लोगों ने अब देख लिया, क्लबिंग देख ली। नेक्स्ट स्टेप इज़ वी हैव टू सी द पाम ऑफ द पेशेंट, ठीक है। पाम ऑफ द पेशेंट में हम लोगों ने क्या देख लिया,
पाम द पेशेंट में हम लोगों ने देख लिया कि साइनोज तो नहीं है, पिलर तो नहीं है, या ब्लू तो नहीं है, पिंक है, कौन सा कलर है, अनीमिया तो नहीं है, ठीक है। ये सारा कुछ जो है ये भी जो है वो रेस्पिरेटरी से रेलेवेंट होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। उसके बाद आगे जो है वो हमारे पास आ जाता है अंडर द टंग, हम लोगों ने देख लेना है। अंडर द टंग जो है वो ब्लूइश, लाइक हम लोग हैंड से शुरू हुए हैं। हैंड के बाद हम लोग जो है वो सबसे पहले हम लोगों ने नेल देखे, फिर पाम देखी, फिर अब हम लोग साइनोसिस देखने लगे हैं। सेंट्रल साइनोसिस हम लोग कहाँ से देखते हैं? सेंट्रल साइनोसिस विल लुक फॉर अंडर द टंग, ठीक है। साइनोसिस इज अ ब्लूइश डिस्कलरेशन बेस्ट सीन अंडर द टंग, इट इज कॉल्ड बाय द डीसैचुरेटेड हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये हमारे पास अगली चीज़ आ गई। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि पेरिफेरल एग्जामिनेशन में क्या आता है। अब सेंट्रल एग्जामिनेशन हम लोगों ने देखना है। सेंट्रल एग्जामिनेशन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं। सेंट्रल एग्जामिनेशन में जो हम लोगों ने सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखना है, उसमें हमारे पास रेस्पिरेटरी रेट आ जाता है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 इज़ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, नंबर 3 इज़ शेप ऑफ रेस्पिरेशन, नंबर 4 इज़ डिफॉर्मिटी, नंबर 5 इज़ प्रोमिनेंट वेन एंड पल्सेशन स्कार, एंड नंबर 6 इज़ चेस्ट मूवमेंट। इसको लेकर इतना ज़्यादा हाइपर नहीं करना आपने। सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं रेस्पिरेटरी रेट के ऊपर। रेस्पिरेटरी रेट में हम लोगों ने सबसे पहली चीज़ जो याद रखनी है अब ये है कि वी हैव टू जो है ना, हम लोगों ने एक्सपोज करना है पेशेंट को, ठीक है। और एक्सपोज कहाँ से करना है? एक्सपोज जो है वो ऊपर से तो उतारा करना है और नीचे अम्बलाइकस तक एक्सपोज करना है, ठीक है। तो ये पूरा सबसे पहला स्टेप हो गया एक्सपोजर, ठीक है। एक्सपोजर हो गया। एक्सपोजर के बाद आपने कहाँ पर जाना है? बेड एंड पर जाना है। बेड एंड पर जाकर आपने क्या चीज़ नोटिस करनी है? आपने रेस्पिरेटरी रेट भी नोटिस करना है, ठीक है। आपने रेस्पिरेटरी रेट भी नोटिस कर लेना है। आपने देख लेना है कि टाइप ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, ठीक है। उसके बाद आपने देख लेना है चेस्ट की शेप क्या है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या देख लेना है? कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, कोई वेन्स पल्सेशन या इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं है, और चेस्ट मूवमेंट ठीक है। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले रेस्पिरेटरी रेट पे आ जाते हैं। अब हम लोग पीड्स की बात करें तो पीड्स में डिफरेंट क्लासेस होती हैं, ठीक है। उसमें आ जाता है न्यूनेट। न्यूनेट जो होता है वो 28 डेज़ का बच्चा होता है। न्यूनेट में जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट, क्योंकि इसी से हम लोग डिसाइड करते हैं कि इसको निमोनिया है, इसको LRTI है, इसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, तो उसमें हम लोग देख लेते हैं कि न्यूनेट के अंदर जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होता है वो 35 to 60 होता है। तो ये याद रख लें कि 30 to 60 याद रख लें कि नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट जो होता है ना, ठीक है, 30 to 60 न्यूनेट, यानी 28 डेज़ तक जो उसका रेट होगा वो 30 to 60 होगा। इनफैक्ट इज़ बेसिकली आपके पास 28 डेज से 1 ईयर तक का बच्चा होता है और उसका जो होता है वो 30 to 40 होता है, ठीक है। 30 to 40 यानी 30 to 60, 30 to 40। फिर उसके बाद यंग चाइल्ड, स्कूल गोइंग चाइल्ड, इनके अंदर जो है ना वो 20 to 25, ये इतने ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं। एडोलेसेंट जो हमारी तरह के होते हैं उनमें 15 to 20 जो नॉर्मल होता है। तो इसको याद करने के लिए हम लोग ये देख लेते हैं कि जो हमारे पास न्यूनेट्स होते हैं उनके अंदर 30 to 60 होता है। सिर्फ आपने 3 वैल्यूज़ याद करनी है, ठीक है। और उसके बाद 30 to 40 जो है वो हमारे पास इन्फेंट में होता है, यंग चाइल्ड में 20 to 30 होता है। और जो एडोलेसेंट होता है हमारी तरह उनमें जो होता है कितना होता है? 15 to 20 जो नॉर्मल होता है ये। तो ये हम लोगों ने चीज़ डिसाइड कर ली कि ये जो न्यूनेट्स होंगे जो 28 डेज़ तक होंगे उनके अंदर 30 to 60 होगा, ठीक है। उसके बाद जो इन्फेंट होंगे 1 साल तक होंगे उनके अंदर 30 to 40 होगा। फिर जो चाइल्ड आ जाएगा उनमें 20 to 30, 20 to 25, 20 to 30 होगा, ठीक है। और जो हमारी तरह एडोलेसेंट हो जाएंगे उनमें 15 to 20, जैसे हमारा नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट 15 to 20 तक फ्लक्चुएट करता है, इसी तरह जो है उनका भी फ्लक्चुएट करता है एडोलेसेंट का। उसके बाद आ जाता है, एक चीज़ हम लोगों ने पढ़ ली रेस्पिरेटरी रेट। अब दूसरी चीज़ है टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन में आप लोगों ने याद रखना है कि डिफरेंट जो लोग होते हैं ना उनमें डिफरेंट पैटर्न होता है। अब जैसे फीमेल होती हैं, फीमेल जो है ना वो ज़्यादातर अपने थॉरेक्स से सांस लेती हैं, तो उनके अंदर जो आपके पास रेस्पिरेशन का पैटर्न होता है दैट इज़ थोरैको अब्डोमिनल, लाइक दिस इज़ थॉरेक्स एंड दिस इज़ अब्डोमिन। तो फीमेल के अंदर जो पैटर्न होता है दैट इज़ थोरैको अब्डोमिनल। लेकिन जो मेल होते हैं वो ज़्यादातर अपने अब्डोमिन से लेते हैं सांस, ठीक है। तो जो है ना उनके अंदर जो पैटर्न होता है वो अब्डोमिनोथोरैसिक होता है। अब ये कह सकते हैं कि फीमेल ज़्यादा सेंसिटिव होती है, उनका हार्ट ज़्यादा काम करता है तो उनकी रेस्पिरेशन थोरैको अब्डोमिनल होती है। और जो मेल होते हैं उन खाने के शौकीन होते हैं तो उनकी रेस्पिरेशन अब्डोमिनोथोरैसिक होती है। इसी तरह जो नए बच्चे पैदा होते हैं उनका भी, जो बेबीज़ होते हैं उनका भी अब्डोमिनोथोरैसिक होता है, ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने देखना होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई मसला आ गया है, लाइक पेरिटोनियल कैविटी में अब्डोमिन में कोई मसला आ गया है, इंटर अब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा हो गया है, तो वो जो रेस्पिरेशन होगी वो एक्सक्लूसिवली थोरैसिक होगी, यानी अब्डोमिन को मसला बन गया है तो जो रेस्पिरेशन होगी वो अब्डोमिनल होगी, ठीक है। जैसे और अगर चेस्ट कैविटी को कोई मसला बन गया, प्लूरल पेन है, चेस्ट इन्फेक्शन है, तो जो आपके पास एक्सक्लूसिवली अब्डोमिनल हो जाएगी। एसिडोटिक ब्रीदिंग क्या होती है? एसिडोटिक ब्रीदिंग में ये आ जाता है आपके पास कि जब भी कीटोएसिडोसिस होती है तो उसके अंदर शैलो और रैपिड ब्रीदिंग, और शैलो नहीं, रैपिड और डीप ब्रीदिंग होती है एसिड को वॉश आउट करने के लिए, ठीक है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस को कंपनसेट करने के लिए जो हाइपर वेंटिलेशन होती है उसको हम लोग एसिडोटिक ब्रीदिंग या कॉस्मोल ब्रीदिंग कहते हैं। और जो सो वी वर ऑन चैन स्ट्रोक ब्रीदिंग, ठीक है। चैन स्ट्रोक ब्रीदिंग में क्या होता है कि पीरियड ऑफ ओवर
ओवर वेंटिलेशन, ठीक है, अल्टरनेट विद कंप्लीट एपनिया। लाइक ओवर वेंटिलेशन जब होती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि रेस्पिरेटरी सेंटर जो होता है ना वो लेस सेंसिटिव हो जाता है टू द कार्बन डाइऑक्साइड, और उसकी वजह से क्या होता है कि एपनिया हो जाता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट कर जाती है और स्टिमुलेट रेस्पिरेटरी सेंटर एंड देयर इज ओवर वेंटिलेशन अगेन, ठीक है। जब ओवर वेंटिलेशन होती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की सेंसिटिविटी कम हो जाती है, ठीक है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड की सेंसिटिविटी कम हो जाती है तो वो एपनिया का एक शॉर्ट पीरियड होता है, ठीक है, और जब एपनिया हो रहा होता है तो तब कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट कर जाती है, जब कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट करती है तो दोबारा ओवर वेंटिलेशन हो जाती है, ठीक है। उसके बाद कॉजेज ऑफ चैन स्ट्रोक ब्रीदिंग में लेफ्ट वेंट्रिकल एलवीएफ आ जाता है, ठीक है। इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर वो मेनिंजाइटिस की वजह से भी हो सकता है, एंसेफेलाइटिस की वजह से भी हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है, और लेयन आरटीए की वजह से भी हो सकता है। हमारे पास आ जाता है शेप ऑफ चेस्ट। शेप ऑफ चेस्ट में जो है हमारे पास डिफरेंट शेप्स ऑफ चेस्ट होती हैं, जिसमें नॉर्मल शेप जो होती है वो हमारे पास एलिप्टिकल होती है, यानी इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो होता है, इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू द ट्रांसवर्स डायमीटर। ट्रांसवर्स डायमीटर 7 होता है और इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर 5 होता है। बट बैरल शेप चेस्ट जिसमें सीओपीडी में आ जाते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में आ जाती है, उसमें ये दोनों इक्वल हो जाते हैं और वो बैरल की तरह की चेस्ट जो है वो बन जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पेक्टस एक्सकवेटम और पेक्टस कैरिनेटम। कैरी का मतलब होता है करीना। करीना जो होता है वो कुछ बर्ड्स होते हैं उनके सर के ऊपर ताज होता है, ठीक है, उसको हम लोग करीना कहते हैं। तो कैरिनेटम इज आउटवर्ड बल्जिंग ऑफ द चेस्ट, ठीक है। और एक्सकवेटम नाम से लगता है एक्स बाहर की तरफ होगा, बट एक्सकवेटम जो है वो अंदर की तरफ होता है, ठीक है। ये डेवलपमेंटल नॉर्मली है और स्टर्नम का कुछ पार्ट या पूरी की पूरी स्टर्नम जो है वो अंदर की तरफ बल्ज होगी। उसके बाद हैरिसन सर्कस आता है। हैरिसन सर्कस जो होता है ना ये हमारे पास रिकेट्स में देखा जाता है ज़्यादातर, ठीक है। उसमें क्या होता है, इसमें इन ड्राइंग ऑफ रिब्स वेयर डायाफ्राम जो है वो प्रोजेक्ट होता है टू दैट ऑफ द रिब्स में, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास थोरेसिक काइफोस्कोलियोसिस, ठीक है। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या चीज़ देखी, हम लोगों ने पेरिफेरल सिस्टम देख लिया, दूसरा फिर हम लोगों ने सेंट्रल सिस्टम देख लिया। सेंट्रल सिस्टम में हम लोगों ने पहले रेस्पिरेटरी रेट देख लिया, ठीक है। रेस्पिरेटरी रेट को हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद उसके बाद टाइप ऑफ रेस्पिरेशन देख ली और उसके बाद शेप ऑफ चेस्ट। शेप ऑफ चेस्ट में हम लोगों ने देख लिया इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, और इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में हम लोगों ने देख लिया कि जो है वो हमारे पास पेक्टस एक्सकवेटम, पेक्टस कैरिनेटम, बैरल शेप चेस्ट और काइफोस्कोलियोसिस। काइफोस्कोलियोसिस में पीछे जो आपकी स्पाइन होती है वो यूं करके शेप हो जाती है, ठीक है। उसके बाद लोकल अगली जो है वो हम लोगों ने 1 2 3 स्टेप पढ़ लिया। अब चौथा स्टेप है लोकल बिल्जिंग ऑफ चेस्ट वॉल। लोकल बिल्जिंग ऑफ चेस्ट वॉल भी शेप में आ जाती है, ठीक है। लोकल फ्लैटनिंग ऑफ चेस्ट वॉल आ जाती है। लोकल बिल्जिंग निमोथोरेक्स प्लूरल एफ्यूजन, ठीक है, और इन सब चीज़ों में आ जाती है। और फ्लैटनिंग जो है फाइब्रोसिस कोलैप्स या निमोनेक्टमी। उसके बाद अगला जो चौथा स्टेप आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है प्रोमिनेंट वेन्स, पल्सेशन वगैरह को देखना होता है हमने, ठीक है। प्रोमिनेंट वेन और पल्सेशन देखनी होती है हम लोगों ने कि कोई जेवीपी जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट तो नहीं है, कि कोई वेन्स वगैरह तो नहीं हमें चेस्ट वॉल पे नज़र आ रही, ठीक है। और उसके बाद जो है वो हम लोगों ने क्या देखना होता है, हम लोगों ने जो है वो ये चीज़ देखने के बाद हम लोग ये देख लेते हैं, ये एक बच्चे की चेस्ट है, ठीक है। चेस्ट में हम लोगों ने क्या देख लिया, सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया रेस्पिरेटरी रेट। रेस्पिरेटरी रेट ये अब 28 डेज़ का था तो इसका रेस्पिरेटरी रेट 35 से 60 तक नॉर्मल होगा, ठीक है। उसके बाद नंबर टू ये बेड एंड पे मैं खड़ी हूँ, ठीक है, इंस्पेक्शन में। नंबर 2 मैंने क्या देख लिया, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन में मैंने देख लिया कि थोरैको अब्डोमिनल है या अब्डोमिनो थोरेसिक है, लेकिन बच्चों में जो है वो अब्डोमिनो थोरेसिक होती है, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ रेस्पिरेशन के बाद मैंने चेस्ट की शेप देख ली। शेप ऑफ चेस्ट में नॉर्मल शेप लग रही है कि ट्रांसवर्स डायमीटर इज़ मोर देन द इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ठीक है। और शेप ऑफ चेस्ट के बाद यानी रेस्पिरेटरी रेट देख लिया, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ रेस्पिरेशन देख ली, शेप ऑफ चेस्ट देख ली कि कोई पेक्टस एक्सकवेटम नहीं, कैरिनेटम नहीं है, ठीक है, और बल्जिंग नहीं है, फ्लैटनिंग नहीं है, ठीक है। और उसके बाद चौथी बात हम लोगों ने देख ली प्रोमिनेंट वेन्स, पल्सेशन वो भी नहीं है। पल्सेशन में हम लोगों ने अपेक्स बीट भी देख लेनी होती है, ठीक है, और प्रोमिनेंट वेन्स और पल्सेशन देख लेनी होती है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो हम लोगों ने आखिरी चीज़ क्या देख लेनी है, आखिरी चीज़ हम लोगों ने देख लेनी है चेस्ट मूवमेंट्स। ये चेस्ट मूवमेंट, ठीक है, जैसे कि नीमोथोरेक्स और इन सारी चीज़ों में चेस्ट की मूवमेंट। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगला लेक्चर हमारा होगा पाल्पेशन पे, ठीक है। पाल्पेशन के बाद हम लोग देखेंगे ऑस्कल्टेशन, ठीक है। तो ये पहला स्टेप था, दैट वाज इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन में हमारे पास 4-5 स्टेप होते हैं। इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया कि एक सेंट्रल सिस्टम होता है, एक पेरिफेरल सिस्टम होता है। पेरिफेरल में हम लोगों ने साइनोसिस देख लेनी होती है, ठीक है, और उसके अलावा क्लबिंग देख लेनी होती है, ठीक है। उसके बाद कलर ऑफ द पाम देख लेना होता है, ठीक है, और साइनोसिस अंडर द टंग, सेंट्रल और पेरिफेरल साइनोसिस देख लेनी होती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोगों ने देख लिया रेस्पिरेटरी रेट देख लेना होता है, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन देख लेनी होती है, शेप ऑफ चेस्ट देख लेनी होती है, प्रोमिनेंट वेन देख लेनी होती है, पल्सेशन वगैरह तो नहीं है, और इसके अलावा जो है ना मूवमेंट ऑफ चेस्ट देख लेनी होती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।